हाँ जी, तो हम लोग आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं मास्टर क्लास ऑन बिज़नेस मॉडल एनालिसिस। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये इसके ऊपर होने वाला इकलौता सेशन नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है पता है? जब मैंने इतने सारे फाइनेंस स्टूडेंट से बात करी है पिछले कुछ सालों में, तो एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन होता है कि सर बिज़नेस मॉडल का एनालिसिस कैसे होता है? मतलब अगर मेरे को समझना है किसी कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, तो मैं क्या-क्या चीज़ें समझूँ जिससे मैं समझ जाऊँगा कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल ये है, ठीक है। करने के 2 तरीके थे। या तो मैं आपके लिए 1 मिनट वाली कोई रील बनाता एंड उसके अंदर आपको 5 पॉइंट बता देता कि ये 5 चीज़ें देखो, आपका बिज़नेस मॉडल समझ में आ जाएगा। मैंने पर्पसली ये वीडियो बहुत स्लो बनाया है। मेरे को इस पे व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को किसी भी वीडियोज़ पे व्यू नहीं चाहिए। आप अगर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस हो, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, समझ रहे हो, अभी सीख रहे हो, फाइनेंस लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो, पढ़ रहे हो, ठीक है? आई थिंक दैट दिस वुड बेनिफिट यू अ लॉट, है ना? ये पूरा सेशन जो है स्लो लर्निंग का सेशन है, 1.5x पे देखिएगा आप, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है बाय द एंड ऑफ द सीरीज़, ठीक है? तो ये एक सेशन नहीं है, अगला सेशन अगले थर्सडे आएगा, उसके बाद वाला सेशन उसके बाद वाले थर्सडे आएगा, ठीक है? अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो शायद डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, तीनों सेशंस अपलोड हो चुके होंगे। हम बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है? चलिए, समझना, लोगों को क्या लगता है पता है कि बिज़नेस मॉडल का मतलब ये होता है कि कंपनी कैसे पैसा बना रही है या कंपनी का क्या प्लान है पैसा कैसे बनाने का। आपको समझना पड़ेगा यार, ये दिस इज़ ओनली अ वन लेयर ऑफ इट। है ना? बिज़नेस मॉडल अगर आप देखोगे तो इससे बहुत डेप्थ में जाके बात करता है। क्या बात करता है डेप्थ में जाके? बिज़नेस मॉडल 3 चीज़ों पे बात करता है। इट इज़ अबाउट हाउ द बिज़नेस क्रिएट वैल्यू। तो एक तो क्रिएट वैल्यू पे बात करता है, ठीक है? कि वैल्यू कैसे क्रिएट हो रही है। फिर एक बात करता है डिलीवर वैल्यू। फिर एक बात करता है कैप्चर वैल्यू। तो मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझना है, ब्रॉडर लेवल पे, मैं आपको छतरी लेवल पे समझा रहा हूँ, अभी अम्ब्रेला लेवल पे। तो आपको ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो धंधा वैल्यू को कैसे बना रहा है, वो धंधा दूसरों को वैल्यू कैसे डिलीवर कर रहा है और वो धंधा खुद के लिए क्या रिटर्न्स, क्या वैल्यू कैप्चर कर पा रहा है। हम इसके ऊपर वापस आएँगे, इस डेफिनिशन के ऊपर, ये एंड नहीं है। पीटर थिल का नाम सुना है आपने? पीटर थिल फेलोशिप भी होती है एक, बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। पेपाल के फाउंडर हैं, वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ पेपाल। वो बोलते हैं बिज़नेस एक ऐसी एंटिटी होती है जो पहले वाई वैल्यू क्रिएट करती है ना? और फिर कोशिश करती है कि मैं इस वाई वैल्यू का एक्स परसेंटेज हिस्सा गेन कर लूं, मार्केट शेयर गेन कर लूं। यही होता है बिजनेस। समझना, उबर ने क्या करा? उबर ने क्या एक वैल्यू क्रिएट करी। कैसे वैल्यू क्रिएट करी? ऐप बेस्ड टैक्सीज, है ना? ऐप बेस्ड कैब्स, ये उबर के द्वारा क्रिएट करी गई वैल्यू है। अब उबर का काम क्या है पता है? कि इसने ये मार्केट तो खड़ा कर दिया, बट इस मार्केट में और भी प्लेयर्स है ना, तो अब उबर इसमें कितना परसेंट शेयर अपना बना के रख पाता है। ये पीटर थिल साहब का कहना है कि बिजनेस ये एंटिटी होती है। तो ये क्यों मैटर करता है, अपने को क्यों जरूरी है समझना कि बिजनेस मॉडल क्या है क्या नहीं। मैं आपको समझाता हूं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक है चिंटू प्राइवेट लिमिटेड और एक है गोलू प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ही हेडफोन्स बना रहे हैं ना, हेडफोन्स बना रहे हैं, दोनों ही हेडफोन्स बना रहे हैं। चिंटू जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है, बोट के जैसा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। गोलू जो है वो आउटसोर्सिंग करता है, से फॉर एग्जाम्पल सोनी जैसा। सेल्स चैनल क्या है? बोट अपनी खुद की वेबसाइट से बेचता है, तो खुद माल बना रहा है घर में, खुद की वेबसाइट से डायरेक्टली बेच रहा है, ठीक है। गोलू आउटसोर्स कर रहा है, ठीक है। कैसे आउटसोर्स कर रहा है? थ्रू ऑफलाइन चैनल्स, मॉडर्न ट्रेड के थ्रू, गली गली दुकानें बिक रही। अब आप यहां देखो, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है,
प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली सेम, बट क्या दोनों के बिजनेस मॉडल में जमीन और आसमान का फर्क है क्या? समझ रहे हो? इट्स कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल। सर, अगर दो बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट अलग अलग बिजनेस मॉडल में बेचते हैं, तो क्या उनके मार्जिन्स पे, उनके प्रॉफिट पे डिफरेंस आता है क्या? कोई हिट होता है क्या? प्रॉफिट अलग होता है? कुछ बिल्कुल होता है? कैसे होता है समझते हैं? देखो जरा, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको बेसिक टर्म्स तो यहां क्लियर है कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, समझ में? ग्रॉस मार्जिन, अगर हम बात करते हैं, सामान बनाने की लागत कितनी है। अब क्या है, चिंटू यहां पर डायरेक्टली माल बेचता है ना, डायरेक्टली बनाता भी है, तो क्या कॉस्ट कंट्रोल ज्यादा बेटर हो सकता है कि चिंटू के केस में? कोई कमीशन पे नहीं करनी है ना, इन हाउस बना रहा हूं मैं तो एफिशिएंसी के साथ बना सकता हूं, माल को बैचेस में बना रहा हूं। गोलू के साथ क्या इशू है? गोलू को तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे करना है, उसके पास कॉस्ट का कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो उसका ग्रॉस मार्जिन कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना है, फिर मॉडर्न ट्रेड के अंदर वेंडर फीस है, कमीशन है, ये सब मार्जिन खा रहा है। लेकिन अगर मैं नेट मार्जिन देखता हूं, तो चिंटू एक फैक्ट्री चला रहा है, क्या ये फैक्ट्री को चलाने के खर्चे हैं दूसरे, है ना, डिप्रिसिएशन ज्यादा है, फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट है, एम्प्लॉइज कॉस्ट है। वहीं गोलू का बिजनेस देखो तो गोलू का बिजनेस असेट लाइट मॉडल है। असेट लाइट मॉडल मतलब जो पेप्सी का बिजनेस है, पेप्सी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है? पेप्सी को की कर लिया किसी जमाने में यार, अब क्यों करना है? समझ रहे हो? अब क्यों करनी मैन्युफैक्चरिंग? एक टाइम था तब कर लिया, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? अब क्या करते हैं, वरुण बेवरेजेस को फॉर्मूला दे रखा है, तू बना के बेच, रॉयल्टी देता रहे प्लीज। तो गोलू अगर ढंग से काम करे तो क्या ज्यादा बेहतर तरीके से स्केल कर सकता है एज कंपेयर टू चिंटू? बिल्कुल कर सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट कम है ना, खर्चे बंधे हुए खर्चे नहीं है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को खोजने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या बिजनेस मॉडल का एनालिसिस आपको मदद करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा आपको। देखना प्लीज, सर इसको सीख के क्या मैं रिपोर्ट बना दूंगा? अरे डोंट बी इन हरी, है ना। ये कुछ चीजें होती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। और अगर मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि 2 या 3 वीडियोस लेके आ रहा हूँ इस सीरीज में, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट में भी खत्म होने वाला टॉपिक था, बहुत लोगों ने बनाया भी होगा। हम वापस हमारी डेफिनेशन पे आते रह जा। बिजनेस क्या करता है? वैल्यू को क्रिएट करता है, वैल्यू को डिलीवर करता है, ठीक है, और फिर उसके पार्ट को कैप्चर करता है रिटर्न के अंदर। अब ये सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन पता है इसके साथ ये सेंटेंस को अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो पूरी की पूरी चेकलिस्ट खुल जाएगी आपकी तीनों की पार्ट्स की। ठीक है, जैसे कि बिजनेस वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहा है ना, अपन एक एक करके ब्रॉडर लेवल पे समझते हैं। और इसमें अपन सबसे पहले आज के सेशन में जो समझेंगे वो ये वाला समझेंगे कि हाउ द बिजनेस इज क्रिएटिंग वैल्यू। अगले सेशंस में अपन डिलीवर और कैप्चर पे आएंगे। ठीक है, आप आराम से समझिएगा। देखो, एक बिजनेस फाइनली वैल्यू कैसे डिलीवर क्या क्रिएट करेगा, खुद से 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको कि बिजनेस क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है और वो वैल्यू किसके लिए क्रिएट कर रहा है। तो अपन सबसे पहले किसके लिए का जवाब देते हैं। तो क्या मुझे ये जानना जरूरी है कि बिजनेस के कस्टमर्स कौन है, कौन कौन वो व्यक्ति है जो बिजनेस से खरीदारी कर रहे हैं? जैसे ऐसे तो कस्टमर्स को आप कई सारे ब्रैकेट्स में बांट सकते हो, लेकिन एक बहुत सिंपल ब्रैकेट होता है जो होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। अपन एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, इट्स नॉट अ रियल केस स्टडी, इट्स एन एकेडमिक एग्जाम्पल। कोल इंडिया कोल निकालती है, कोल निकाल के वो किसको देती है? एनटीपीसी को देती है, अडानी पावर को देती है, टाटा पावर को देती है। अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी क्या करते हैं इस कोल का? सर कोयले से बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो कोल इंडिया और इन तीनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर कुछ पावर कंपनीज क्या करती हैं पता है? अपना पावर जनरेट करा और वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनको बोलते हैं डिस्कॉम बोलते हैं, उनको बेच देती हैं पावर। तो आपने क्या करा? पावर आप जनरेट कर रहे हो, बेच सरकार को रहे हो, तो ये B2G हो गया, है ना, बिजनेस टू गवर्नमेंट हो गया।
फिर बिजनेस टू कस्टमर मतलब डायरेक्टली। अब ये जो टाटा पावर एनटीपीसी है, ये क्या कर रहे हैं? ये टाटा स्टील को बिजली बेच रहे हैं, ये यूनिलीवर को बिजली बेच रहे हैं, पतंजलि को बिजली बेच रहे हैं। तो रादर देन बाइंग बिजली फ्रॉम द गवर्नमेंट, पतंजलि और बाकी सब जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं, जहां पर एक्चुअली में बिजली की खपत बहुत ज्यादा है, क्या वो प्राइवेट प्लेयर से भी परचेज कर लेते हैं? कर लेते हैं। कॉर्पोरेट्स ले लेते हैं एक साथ। समझना मेरी बात। अब इसको अपन एक एक करके खोलते हैं धीरे धीरे। देखो, बिजनेस टू बिजनेस जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी दूसरे बिजनेस को बेच रहे हो, और उस बिजनेस के लिए वो रॉ मटेरियल जैसा काम करता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। आप डायरेक्टली कस्टमर्स को माल नहीं बेच रहे हो। जैसे कंपनी मदरसन, पहले इसका नाम मदरसन सुमी हुआ करता था, है ना? वो क्या करता है? ऑडी, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, यू नो, पोर्शे, इन सब के लिए पार्ट्स बनाता है, ऑटो पार्ट्स बना के बेचता है। तो दिस इज अ बी टू बी बिजनेस। सर, मैं मदरसन के पास जाऊंगा और उससे वो मर्सिडीज बेंज वाला वो लोगो मांगूंगा कि मेरे को मेरी साइकिल के ऊपर या मेरी एक्टिवा के ऊपर लगाना है, दे देगा क्या? नहीं देगा। सर, पैसे में लूंगा तो भी नहीं देगा। टाटा एलेक्सी को देखो आप, टाटा एलेक्सी भी कार कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? कार के अंदर का जो टेक होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, वो बनाता है टाटा एलेक्सी। ठीक है, समझिए इधर। बहुत सारी बी टू बी इंफॉर्मेशन। सर, मुझे कैसे मिलेगी बी टू बी इंफॉर्मेशन? ये सारी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है जनरली, बहुत सारे स्क्रीनर्स पे अवेलेबल होता है, एनुअल रिपोर्ट में तो मिल ही जाता है ना? जैसे आप एक काम करना, आप अगर आइनॉक्स विंड्स का पेज नंबर 22 ओपन करते हो, रीसेंट एनुअल रिपोर्ट का, वहां चीख चीख के लिखा है बिजनेस मॉडल कैसा काम कर। इंडिया मार्ट की तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। एक काम करते हैं अपन, ठीक है, ये चीजें दोनों असाइनमेंट्स आप करना, मैं कैरेक्टरिस्टिक समझाता हूँ आपको कि बी टू बी का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा। देखो, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस होता है, बी टू बी है उसका मॉडल अगर, तो वो है ना बहुत ही ज्यादा सप्लाई चेन ड्रिवन बिजनेस होगा। सर, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन ड्रिवन बिजनेस? आपका आउटपुट किसी और के लिए इनपुट बन रहा है, तो क्या चीजें बहुत सिस्टमैटिक चलानी पड़ेंगी? नहीं तो आपका तो धंधा जाएगा ही जाएगा, सामने वाले का भी जाएगा। दूसरी चीज क्या होता है पता है? यहां पर है ना स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। सर, मैं समझा नहीं। जैसे जैसे अपन पेप्सी को मानते हैं कि पेप्सिको ने, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो है वो पेप्सिको को अपना प्रोडक्ट बना के देता है, तो इट्स अ बी टू बी बिजनेस। ठीक है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड डायरेक्टली माल नहीं बेच रहा है, वो पेप्सिको को देता है, पेप्सिको आगे समझ रहा है, आप समझ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। बट एक एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म है। जैसे अगर आप अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो 20, 30, 35 तक 10 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कारण क्या है? एक बार सब सेट हो गया ना, क्वालिटी सेट हो गई, लोग सेट हो गए, टाइमिंग सेट हो गया, ऑर्डर लैगिंग सेट हो गया, टाइम लैग सेट हो गया, अब क्यों बार बार बदलना है? हाँ, यहां पर ये होता है कि किसी भी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में कई कई बार क्या सालों भी लग जाते हैं। आप चेस कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो उसको, है ना? इवैल्यूएशन हो रहा है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, अप्रूवल्स आ रहे हैं। क्लाइंट है ना, आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम मिलेंगे, दे विल बी लो वॉल्यूम, 5 7 क्लाइंट्स ही होंगे। बट क्या वो 7 क्लाइंट मिलके आपको हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार देंगे एक साल के अंदर? सिंपल सी बात है। अगर आप कस्टमर को बेचते हो, बी टू सी करते हो एज कंपेयर टू बी टू सी, क्या बी टू बी में कस्टमाइजेशन ज्यादा होता होगा? बिल्कुल ज्यादा होता होगा। कारण क्या है? बल्क में ऑर्डर जा रहा है, प्लीज, है ना? प्राइजेस टूट जाते हैं हमेशा। तो मतलब बी टू बी के अंदर क्या एक मार्जिन प्रेशर हमेशा रहेगा, वो उसके रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर, बी टू बी के अंदर और क्या रिस्क होती है? सबसे बड़ी रिस्क कंसंट्रेशन रिस्क। बिकॉज बहुत लिमिटेड कस्टमर्स हैं आपके पास। अगर एक ने भी छोड़ दिया, समझना, अगर एक ने भी छोड़ दिया तो क्या बैंड बच जाएगा? अपन एक बार देखते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक आईक्यू करके कंपनी है, उसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। उस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ये रिस्क इंक्लूडेड है। वो बोलता है, वी हैव बीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एसकेयूज दैट वी मैन्युफैक्चर फॉर सिग्निफाई फिलिप्स फ्रॉम 225 टू 412। ठीक है, आर, है ना, आर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम सिग्निफाई इज इंक्रीज फ्रॉम 134 करोड़ टू 200 करोड़। अब आपको समझना पड़ेगा
कि मेरी कंपनी का टोटल रेवेन्यू 360 करोड़ का है, उसमें से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जस्ट फिलिप्स से आ रहा है, एक कंपनी से आ रहा है। अगर फिलिप्स की कल को इच्छा हो गई कि मैं तो अब बल्ब आईक्यू से नहीं बनवाऊंगा, मैं तो मेरे मौसी के बेटे की फैक्ट्री डलवा रहा हूँ, उससे बनवाऊंगा, तो अपने तो काम लग जाएंगे ब्रो। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, हाई सर्विस और कस्टमाइजेशन कॉस्ट बिल्कुल होती है। कारण क्या है? आपने अपने हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनाया है ना? अब उसको आपको जितना कस्टमाइज करना है आप करा लो। तो शुरुआती दौर में जब आप कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हो तो शुरुआत में चैलेंजेस होते हैं क्या? आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ी हुई होगी एज अ बिजनेस। फिर धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कस्टमर को एग्जैक्टली ये चीज चाहिए, जब एक बार उसके वांट्स लॉक हो जाएंगे, उसके बाद क्या स्केलेबिलिटी आती है? बिल्कुल। लेकिन कई बिजनेसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर। हर हर क्लाइंट की हर रिक्वायरमेंट यूनिक है। हर अलग अलग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो यूनिक है ही, एक क्लाइंट की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स भी यूनिक है। जैसे टाटा एलेक्सी समझो, टाटा एलेक्सी क्या करता है भाई, अपन ने भी डिस्कस किया, ऑटोमोबाइल के सॉफ्टवेयर्स बनाता है। अब उसके कारण क्या होता है, हर कार कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर्स यूनिक चाहिए क्या? जो टाटा स्टील को हर असाइनमेंट्स बिल्कुल अलग अलग करना पड़ता है, डिस्क्रीटली विथ डिफरेंट टीम्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बाइंग पावर और प्राइसिंग प्रेशर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके क्लाइंट्स लार्ज है, बड़े क्लाइंट्स हैं, तो आपको डिस्काउंट देना ही पड़ता है। जैसे डी मार्ट है, अब डी मार्ट अगर पार्ले जी से खरीदता है बिस्किट, तो पार्ले जी जिस रेट पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है या रिटेलर को दे रहा है, उस रेट पे थोड़ा ना डी मार्ट को सप्लाई करेगा। कारण के डी मार्ट तो क्या 10 ट्रक 20 ट्रक बिस्किट का ऑर्डर देगा एक ही बार में पूरे इंडिया के लिए। तो डी मार्ट प्राइसिंग पावर अपने पास रखता है। यहां पर हमेशा देखना, आप वर्किंग कैपिटल का लोचा रहता है बी टू बी बिजनेस में। कारण क्या होता है, दूसरे बिजनेसेस होते हैं ना, वो आपको एज अ बिजनेस बहुत हल्के में लेके लंबे लंबे क्रेडिट पीरियड्स लेते हैं कि हाँ ठीक है 60 दिन बाद पैसा देंगे, 70 दिन बाद। कहीं भागे थोड़ा ना जा रहे हैं, 10 साल से आपके साथ ही बिजनेस कर रहे हैं ना। तो अब इसके लिए क्या है, बड़ा कोई शार्क जैसा आदमी है तो वो तो खा जाएगा इतनी लंबी उधारी, मतलब पचा जाएगा इतनी लंबी उधारी। मगर अगर आपका मिड साइज बिजनेस है, कैश का क्रंच रहता है, तो ये चीज बहुत कॉमन है ब्रो होना। ठीक है, अगला समझते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट में क्या होता है, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को या दूसरे बिजनेसेस को ना देते हुए गवर्नमेंट को देती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो पासपोर्ट सर्विस होता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इशू करती है पासपोर्ट। तो जो पासपोर्ट सर्विस होती है इंडिया में, वो टीसीएस मैनेज करता है एंड टू एंड, पूरा आईटी मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, तो वो सब कुछ मैनेज करता है। नाउ अंडरस्टैंड, अब इसके अंदर क्या होगा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। एक तो ये जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे लंबे होंगे? यार जैसे एक बात बताता हूं, अभी एक योजना चल रही है, एक स्कीम चल रही है इंडिया में, पीएम कुसुम योजना। अगर आपके पास खाली प्लॉट है, आप उसके ऊपर अपने खर्चे से सोलर पैनल लगाओ और गवर्नमेंट को बेचो, तो आप भी तो बी टू जी बिजनेस में ही हो। गवर्नमेंट पता है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 25 साल का कर रही है, उसमें 25 ईयर्स। समझना, L1 टेंडर रूल का क्या मतलब है, बी टू जी के अंदर क्या लोएस्ट बिडर जीतता है क्या? बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, प्राइसिंग इज द ओनली फैक्टर। तो क्या बहुत टाइट कंपटीशन इज वन ऑफ द रिस्क ऑफ बी टू जी। ठीक है, दूसरा रेगुलेटेड प्रोसेस है, सरकारी काम है, पता नहीं कब फाइलों में दब जाए। स्लो अप्रूवल्स है, जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, इंट्री क्राइटेरिया ये लोग बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विलिंगनेस। ठीक है, लेकिन जनरली बी टू जी बिजनेसेस को बहुत सेफ समझा जाता है। पैसा आएगा देर सवेर आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने HAL करके कंपनी है, उसका नाम सुना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आप जरा जाके देखना कि इस कंपनी में 2020-2021 के अंदर ऐसा क्या हुआ जो ये 700 रुपए का शेयर आज 7,000 रुपए पे पहुंच गया है। कुछ हुआ ऐसा यहां पर, पता है क्या हुआ? गवर्नमेंट को इनके कई हजार करोड़ रुपए देने थे, क्लोज टू 12,000 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा हुआ था पैसा। अब इनको तो और नए के नए ऑर्डर्स दिए जा रही थी, तो इन्होंने क्या कर रखा था बेचारों ने, बैंक से लोन ले रखा था 12,000 करोड़, देन गवर्नमेंट ने एक झटके में उसको पे कर दिया। जैसे ही गवर्नमेंट ने पे किया, वैसे ही शेयर भाग गया।
समझ रहे हो, कैश रिलीज हो गया। तो यहां पर कुछ रिस्क है जो अपने को देखना है। गवर्नमेंट पेमेंट लंबे चलेंगे भाई। कंपनी की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल कैपेसिटी होनी चाहिए। केआरसी कंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल देखिए, फैजल हवा बोलते हैं about sum of free cash flows and cash flows from operations that you hope to generate in this year assuming Telangana payment come through। तो क्या आप इस साल कोई कैश फ्लो जनरेट करोगे ये मानते हुए कि तेलंगाना से पेमेंट आ जाएगा? If the Telangana payments come through, we will be very much positive. More than 300 crores of cash flow from operation is there। वो बोलते हैं अगर तेलंगाना पेमेंट टाइम पे काम कर दिया, केएनआर कंस्ट्रक्शंस के वेंकट राम राव, तो बोले अगर पेमेंट टाइम पे कर दिया तो हम तो 300 करोड़ रुपए का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पोस्ट करेंगे। तो फैजल बोलता है ओके, हैज द तेलंगाना गवर्नमेंट मेक्स एनी काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट और द बैंकिंग अरेंजमेंट टू रियली गेट द पेमेंट थ्रू एंड हैव यू मेड एनी प्रोग्रेस इन द कोर्ट केस दैट वी हैव फाइल्ड अगेंस्ट देम। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोई अरेंजमेंट करे क्या तुमसे, कोई नंबर वंबर मांगा हो कि कौन से अकाउंट में देना है, क्या देना है? और जो हमने उनके अगेंस्ट में कोर्स किया था, उस जो कोर्ट केस किया था उसका क्या हुआ भैया? समझ रहे हो आप? तो आगे पढ़ते हैं। एज फार एज द कोर्ट केस इज कंसर्न देर इज नो बिग डेवलपमेंट बिकॉज वी हैव जस्ट प्लेस वेरी अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक द डेट्स विल कम एंड वी हैव द डिस्कशन विद तेलंगाना गवर्नमेंट that they keen on paying by September end. So let us pick up on there. Otherwise, the court case also get admits to get the dates from September onwards। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सितंबर में पेमेंट कर देंगे। अगर सितंबर में नहीं करता तो वैसे भी कोर्ट से पहली डेट हमको सितंबर की मिली है, तो जो भी होगा वो सितंबर में ही होगा। अगस्त 24 की बात चल रही, 2 साल पुराना है। समझना इधर, it will be little time taking। It is not that I cannot guarantee that things will be parted with court case, but the thing is at least they will have a threat। Second thing, it is already delayed for 1.5 years। The main intention in placing the court cases is that they haven't paid us from the past 1.5 years, so there is accumulated interest also in the losses for us, and that we want to gain, and where we have placed the situation there। कोर्ट केस इज डन फॉर दैट पर्पज। उन्होंने बोला 1.5 साल से पेमेंट टंग रहा है भाई। कोर्ट केस वो 1.5 करोड़ रुपए के लिए नहीं करा है। कोर्ट केस का मेन इंटेंशन है कि 1.5 करोड़ मतलब जो भी मेरा पेमेंट है, ठीक है, उसके लिए नहीं करा है। कोर्ट केस का मेन इंटेंशन है कि जो 1.5 साल के लिए पेमेंट पेंडिंग था उसका मेरे को इंटरेस्ट भी चाहिए। समझना। So I am telling the department that you pay the regular payment whatever you can pay, and after the court verdicts only you can pay the interest because they themselves voluntarily don't pay the interest part। तो वो बोला यार सरकार है, ये अपनी मर्जी से इंटरेस्ट थोड़ा ना देगी। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को बोल के आया हूँ कि भैया तुम एक काम करो, तुम जाके एटलीस्ट, समझना, आप जाके कम से कम मेरे को मेरा जो मूल है वो तो पे कर दो, जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है। इंटरेस्ट जब कोर्ट तुमको ऑर्डर देगा तब पे कर देना। समझना। नारायण मूर्ति साहब ने एक बार बोला था एक बात कि इन्फोसिस ने आज तक जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उसमें से एक में भी पैसा नहीं बनाया। यू गेटिंग माय पॉइंट? कितनी बड़ी बात है जो ये व्यक्ति बोल रहा है। अगला देखते हैं। तो अगला है जो रिस्क आता है वो है पॉलिटिकल और पॉलिसी रिस्क। गवर्नमेंट के साथ अगर आप काम कर रहे हो, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कोई एलोकेशन चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, गवर्नमेंट ही चेंज हो गया, तो क्या उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है क्या? कल तक आपके पीछे गवर्नमेंट पागलों के जैसे आगे पीछे डोलती थी, आज गवर्नमेंट आपको टाइम नहीं दे रही मिलने के लिए। समय समय की बात है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज किसी जमाने के अंदर वन ऑफ द टॉप कंपनीज हुआ करती थी। समझ रहे हो, वन ऑफ द टॉप कंपनीज हुआ करती थी, अभी भी है। मतलब मोनोपोली बिजनेस ही है, लेकिन अब मोनोपोली ओवरनाइट खत्म हो गई, एक कागज के टुकड़े ने खत्म कर दी। मार्जिन बहुत कम होंगे, कारण क्या है? टेंडर बेस्ड प्रोक्योरमेंट है क्या? समझ रहे हो? कई बात पता है, एनएचएआई के हाईवे प्रोजेक्ट्स लेने के लिए गवर्नमेंट जो कॉस्ट देती है ना, उससे 25-25, 30-30% नीचे टेंडरिंग होती है मिनिमम बेस कॉस्ट से, जस्ट टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? बी टू सी जो है, यहां पर सबसे ज्यादा रस छुपा हुआ है। मैं बताता हूं कैसे। यहां पर क्या आप सीधे एंड यूजर को अपना माल बेचते हो, सीधे एंड यूजर को बेचते हो। नायका है, विमेन को ब्यूटी वेलनेस के प्रोडक्ट्स बेचता है। नेटफ्लिक्स है, अपने को स्ट्रीमिंग सर्विसेज देता है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है, कारण क्या है? यहां पर है ना, कस्टमर्स का फ्रेगमेंटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। सर व्हाट डू मीन बाय कस्टमर्स का फ्रेगमेंटेशन करना?
क्या कस्टमर्स बहुत तरीकों से डिवाइडेड होते हैं, उनकी इनकम से, एज से, लोकेशन से, ठीक है? तो उनको टारगेट करके एक बेहतरीन ऑफर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लोकेशन बेस्ड एक होता है कि मेट्रो सिटी के अंदर जो कंज्यूमर है, उसकी नीड्स अलग है, उसकी परचेजिंग पावर, पर्सनल परचेजिंग कैपेसिटी बहुत अलग है, ठीक है? दूसरा है कि एक कस्टमर है, जो रूरल में, अब उसका परचेजिंग पावर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो एक कंपनी ऐसा कैटर कर सकती है जो सिर्फ अर्बन कस्टमर्स को कैटर करती है और दूसरा सेगमेंट जो है वो रूरल को कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए जैसे टैक्स फूड करके एक कंपनी है, शार्क टैंक में भी आए थे शायद ये लोग। मेट्रो सिटीज के अंदर है, गोरमे प्रोडक्ट है, खुद को हेल्दीफाइड चिप्स बताते हैं, प्रीमियम पैकेजिंग है ना? मतलब 50 रुपए में 50 ग्राम। वहीं पर अगर आप देखते हो प्रताप स्नैक्स, सॉरी, प्रताप स्नैक्स, येलो चिप्स, डायमंड, वो रूरल एरियाज को कैटर करता है। सिंपल सी बात है। तो सर्फ एक्सेल ऑटोमेटिक देखेगा तो वो अर्बन एरियाज को कैटर करता है, तो जादूगर देखेगा तो रूरल एरियाज को कैटर करता है। प्रीमियम और मास का भी डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। एप्पल वर्सेस रियलमी वाला डिफरेंस है। एप्पल देखो अफ्लुएंट कस्टमर्स को कैटर करेगा, फ्लैगशिप फोन्स, प्रोडक्ट ज्यादा फोकस रहेगा, जो प्रोडक्ट के फीचर्स उन पे बात होगी। वहां पर रियलमी के पास प्राइसिंग पे बात होगी, हमेशा अफोर्डेबिलिटी पे बात करेगा, 7,999 रुपए में ये सारे फीचर्स पाइए, है ना? तो प्राइस सेंसिटिव मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज को टारगेट करता है। प्राइसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर क्या है, कम वॉल्यूम में बड़ा मार्केट शेयर है उसके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है बट वैल्यू वाइज मार्केट शेयर उतना नहीं है मेरे पास, टोटल सेल्स का जो नंबर आता है। तो बी टू सी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आएंगे, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कस्टमर बेस कई बार बहुत बड़ा हो जाता है ना? इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा, डाइवर्स कस्टमर बेस है, सब लोग यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि कपिल शर्मा शो, कोई भी देख सकता है उसको पूरे इंडिया में, समझ रहे हो? वैसी बात है। इमोशन ड्रिवन डिसीजंस होते हैं बहुत ज्यादा। आपके बचपन की याद ताजा करे, आज ही लाइए, समझ रहे हो? अब इस तरीके का कोई ऐड आ गया, आपको नॉस्टैल्जिया के अंदर लेके चला गया हो, कि वो मोटर बोर्ड जिसके अंदर दिया डालते हैं, जलता हुआ दिया डालते हैं और वैसे घूमती है गोल गोल, पट 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 पट। मेरे को बताना अगर आपने कमेंट में। याद है मेले में मिलती थी 10 रुपए में वो मोटर बोट, उसके अंदर दिया डालो और पीछे हल्का सा पानी डालो तो फट 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 करते हुए फटपटी जैसी निकलती थी। सिंपल वैसी ही बात है, ठीक है? तो आप इमोशन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करोगे ना, यहां पर क्या होगा, सेल्स साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। कूलर बेचना है तो अब कूलर कस्टमर को कम समय में ही टिकाना है आपको, है ना? आपके पास रखा रह गया तो साल भर की पिक्चर है उसकी। फिर यहां पर ब्रांड लॉयल्टी बहुत मजबूत है। मतलब बटर खाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ अमूल का, नहीं तो नहीं खाऊंगा, वैसी बात, ठीक है? रीच के लिए, कस्टमर्स बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लिया जाता है, स्केल करने के लिए, पर्सनलाइजेशन के लिए, ठीक है? हालांकि पर्सनलाइजेशन कोई लार्ज स्केल पे नहीं होता है। इनके की रिस्क क्या होते हैं, जब भी आप कोई बी टू सी बिजनेस को एनालाइज करोगे तो आपको उसमें ये चीज खोजनी है कि उसकी स्विचिंग कॉस्ट क्या है। व्हाट इज द स्विचिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस? सर व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द स्विचिंग कॉस्ट? अगर मेरा कस्टमर जो मेरी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कितनी आसानी से वो मेरे कॉम्प्यूटर पे शिफ्ट हो सकता है। जैसे आप अभी देखोगे तो जियो में खैर Q2 FY24 में तो जो हुआ वो हुआ ही हुआ, लेकिन क्या अभी वो कोल्हापुर में एक माधुरी करके एक एलिफेंट है, उसको जबरदस्ती वंतारा ले गए, जियो बॉयकॉट कर दिया, 1.5-2 लाख सिम्स पोर्ट हो गई रातों रात, खड़े खड़े एयरटेल पे चले गए लोग, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें फोर्स, अच्छा, कस्टमर रिटेंशन, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे कस्टमर को रिटेन करके रखना है, उसको इंगेज करके रखना है किसी ना किसी तरीके से। एयरटेल ने क्या कस्टमर एंगेजमेंट डाला थ्रू परप्लेक्सिटी की, भाई परप्लेक्सिटी प्रो यूज करो, कस्टमर एंगेजमेंट मिलेगा आपको, समझ रहे हो आप? तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होगी ना वो बहुत ज्यादा होती है बी टू सी में, कैक, CAC बोलते हैं इसको, कैक, ठीक है? आगे देखिए, ब्रांड स्ट्रेंथ एंड कस्टमर लॉयल्टी। मैंने जैसा आपको बताया, एक बार अमूल, अगर किसी ने अमूल का कोई दीवाना है तो फिर वो दूसरी कोई चीज नहीं पिएगा। जैसे कैंपा कोला आया इंडिया में, है ना? वो बोलेगी नॉस्टैल्जिया फेवर है, हम लेके आ रहे हैं, प्राइसिंग भी बहुत कम कर दी रिलायंस ने, बट पास में भी नहीं पहुंच पाए ब्रो पेप्सी के, कोक के। हालांकि कोक का भी मार्केट बहुत डाउन है, पेप्सी इज द किंग इन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो तो पास में भी नहीं पहुंच पाए। द रीजन है, जब आया था मैंने तभी बोला था कि ये बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको आप मतलब ये कमोडिटाइज्ड बिजनेस नहीं है ना।
तेरे को अगर तू इंटरनेट चला रहा है ना, मैं तेरे को बोलता हूँ मैं तेरे को फ्री में इंटरनेट दूंगा तो 2 मिनट में स्विच मार देगा मेरे को। लेकिन अगर तू पेप्सी पी रहा है और मैं तेरे को बोलता हूँ मैं फ्री में पेप्सी दूंगा तो शायद तू तो भी स्विच ना मारे। रीजन भी, तेरे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, तेरे को पेप्सी पीनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो HUL अगर डव और सर्फ एक्सेल जैसी चीज से मार्केट डोमिनेट कर पा रहा है तो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कस्टमर काउंटर पे आके डव मांग रहा है। समझ रहे हो कि मेरे को अमूल का ही मक्खन दे, ब्रिटानिया का मत दे, मिल्की मिस्ट का मत दे, अमूल का दे। ठीक है, वैसी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आप कितनी फैलावट के साथ अपना माल सरका पा रहे हो। जैसे अगर आप देखते हो पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो पेंट के अंदर 1,60,000 टच पॉइंट्स हैं एशियन पेंट्स के, जहां से वो माल बेच सकता है पूरे देश में। और उसके बाद सबसे सेकंड हाईएस्ट में बर्जर है 60,000 पे। आप देख रहे हो 2.5 गुना से ज्यादा, डबल से ज्यादा का डिफरेंस है। दैट इज द बिग इशू। ठीक है, तो एक सिंगल कंपनी जो है, ये बात ध्यान रखना, क्या एक कंपनी एक से ज्यादा कस्टमर्स को भी सर्विस दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है। किसने रोका है? समझना, दे ही सकती है। इधर देखिए, आईटीसी को देखते हैं। ठीक है, आईटीसी को देखोगे तो आईटीसी 65% आई B2C करती है, 35% B2B करती है। HAL को देखोगे तो HAL का 95% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता है, बाकी सब दूसरे कॉर्पोरेट से आता है। तो अब यहां पर अपन सबसे बड़े क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक अलग दूसरे क्वेश्चन पे, कि सर ये वैल्यू कैसे क्रिएट होती है। हमने समझ गया कि वैल्यू किसके लिए क्रिएट हो रही है। आप बताओ वैल्यू कैसे क्रिएट हो रही है, वो मेरे को इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को समझाओ। ठीक है, तो इधर ध्यान से समझ। वैल्यू क्रिएशन में आपको यह समझना है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज बेच रही है। कस्टमर के लिए मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के क्या मायने हैं, कैसे मैटर करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मी। राइट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अगर आपने वो रीजन पता कर लिया ना कि कस्टमर क्यों कन्विंस है मुझसे प्रोडक्ट लेने के लिए, तो ऑलमोस्ट आपके हाथ में कंपनी का मोट आ जाएगा भाई। देखना, आपको अभी सुनने में ना बहुत ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो सब, बट मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये लेक्चर भी बहुत हेल्पफुल है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स क्रॉस कर चुके हैं इसमें, मुझे एक बात बताओ, कमेंट में लिख के बताओ क्या आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल है। क्योंकि अगर कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं अलग लेवल पे लेके जाता हूँ चीज़ों को, मतलब डजेंट मेक एनी सेंस टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कई बार वैल्यू भी होती है ना, वो वेरी करती है। वेरी करती है मतलब कि आप अगर, से फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर, आप B2C बिजनेस में हो, है ना, या किसी भी बिजनेस में हो, अब आप अपना गुड्स और सर्विसेज कैसे बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें होती है। नंबर वन, क्या कॉस्ट एफिशिएंसी हमारे हाथ में होती है। जैसे डिक्सॉन करके कंपनी है जो इंडिया की बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए टेलीविजन और फोन्स की स्क्रीन्स बनाता है। तब उन कंपनीज ने क्या करा, खुद की स्क्रीन की फैक्ट्री ना डालते हुए डिक्सॉन को यूज कर लिया। तो डिक्सॉन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल जाता है। डिक्सॉन कम प्राइस क्यों दे पाता है? क्योंकि स्केल पे बिजनेस करता है। सिंपल सी बात है। वैसे ही कई कंपनीज आपने सुना होगा कि ये लोग अपने बिजनेसेस में नॉन कोर फंक्शंस जो होते हैं उनको आउटसोर्स कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस बॉयज, बैक ऑफिस स्टाफ। ठीक है, बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल सप्लाई, यहां पर प्लीज, जैसे स्टील मेकर्स की अगर आप बात करो तो वो आयरन ओर की बेसिक सप्लाई के लिए एनएमडीसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनपुट कॉस्ट का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, एनएमडीसी के हाथ में। तो इन समरी अगर आप देखोगे तो जो B2B या B2C बिजनेसेस है, ये अपनी कॉस्ट बना बचा सकते हैं थ्रू इंप्रूविंग एफिशिएंसी, है ना, एंड प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स ऑन टाइम, टाइमली बेसिस पे एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहां पर आएगा कि वो ये बेनिफिट्स कस्टमर को कैसे पास ऑन कर पा रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, तो वैल्यू क्या होगी जी B2C बिजनेस में? B2C बिजनेस में वैल्यूज बहुत मल्टी फेसेट हो सकती हैं। सर किस तरह की मल्टी फेसेट वैल्यू हो सकती है? नंबर वन,
लो प्राइस, क्या लो प्राइसिंग एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है जो कस्टमर को डिलीवर करी जाती है? जैसे आप अगर डीमार्ट का बिजनेस मॉडल देखोगे तो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल ही ये बोलता है कि कम कीमत में सामान बेचो, भर दो पूरा का पूरा उसका, है ना? पूरा का पूरा कार्ट वो भर के जाए। कन्वीनियंस हो सकता है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। नाउ दे आर क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस इन द लाइफ ऑफ द ऑडियंस। ठीक है? फिर क्वालिटी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। हाउ व्हाट इज क्वालिटी एक्सपीरियंस? स्टारबक्स, पीपल डोंट गो देयर फॉर कॉफी, दे गो देयर फॉर गुड एयर कंडीशनड एस्थेटिक सेटिंग, ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट, फ्री वाईफाई। एक अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आदमी ताज में जाके 1000-1500 रुपए की चाय पीता है। वो चाय में कोई दम थोड़ा ना, एक्सपीरियंस में दम है। ठीक है? सेम विथ तनिष्क ऑल्सो। ज्वेलरी बाइंग के एक्सपीरियंस को बहुत ट्रस्टवर्दी करा जाता है। नाउ एस्पिरेशनल इमेज, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो है ना, यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग अ स्टोरी। सर व्हाट डू मीन बाय दैट? मतलब ये है कि आइशर मोटर्स जो है वो रॉयल इनफील्ड कोई बाइक करके थोड़ा ना बेचता है। कई लोगों का एस्पिरेशन है ब्रो आज के टाइम रॉयल इनफील्ड खरीदना, ठीक है, कि रॉयल इनफील्ड खरीदेंगे। नाउ एवरीवन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रेड हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, इन लोगों ने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। सारे पॉलिसीज को एक साथ कंपेयर करो, एक ही जगह खरीद लो। ट्रेड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि मैं तो सारे के सारे जितने भी आपके यू नो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके बिल आप तुरंत क्विकली भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंपनी क्या मल्टीपल वैल्यूज भी डिलीवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे? जैसे एप्पल है तो एप्पल एक्सपीरियंस भी डिलीवर करता है, टॉप नॉच एक्सपीरियंस। इकोसिस्टम है उसका खुद का, डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल है। एस्पिरेशन भी डिलीवर करता है कि मेरे पास भी 3 कैमरे वाला फोन होना चाहिए। और ट्रस्ट तो है कि एप्पल का फोन है तो कोई ब्लैंक कॉल्स, कोई प्रैंक कॉल्स नहीं आते हैं, पायरेसी, कोई वायरस का अटैक नहीं होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। समझ रहे हो? Amazon एक कन्वीनियंस डिलीवर कर रहा है, प्राइस डिलीवर कर रहा है, ट्रस्ट डिलीवर कर रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है? तो बी टू बी बिजनेस मॉडल में चीजें क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है कि जो बजट कॉन्शियस ऑडियंस है उसको प्राइस से जीतो, और जो प्रीमियम सेगमेंट है उसको क्वालिटी, ब्रांड, एक्सपीरियंस, वैल्यू से जीतो। अलग अलग वैल्यू क्रिएट करो। अगर आप देखते हो कि एक इवोल्यूशन कैसे होता है वैल्यू क्रिएशन का, तो उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल नेटफ्लिक्स है। आप देखना, जब कंपनीज 1990s में शुरू हुई तो उस समय क्या होता था, लाइब्रेरीज होती थी, छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती थी रीजनल, है ना, अपने अपने गली मोहल्लों में यूएस में। और अब वो गली की लाइब्रेरी पे कितनी मूवीज मिल जाएंगी, 100, 200, 500, 1000। नेटफ्लिक्स ने क्या बोला आके पता है? बोला आप गली की लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो, आप मेरे को फोन लगा के बोलो ना आपको क्या चाहिए, मैं घर पे भेजता हूँ आपको, बाय ईमेल, बाय मेल, और साथ में लिफाफा भी भेजूंगा पेड, आप बस लिफाफे में डाल के वापस पहुंचा देना। फिर 2007 में उन्होंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी, आज हम सब लोग देख ही रहे हैं स्ट्रीमिंग। 2013 में कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट, खुद का कंटेंट बनाया। अभी रिसेंटली वीडियो गेम्स पर आ गए, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट बोलते हैं उसको। कंपनीज कंटिन्यूअसली गिविंग, चेंजिंग द वैल्यू इट इज गिविंग टू द कस्टमर। एचयूएल के साथ भी सेम है भाई, कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सेम है, फ्रॉम मसाला कंपनी टू टेक्सटाइल कंपनी टू पेट्रोकेमिकल बिजनेस टू टेलीकॉम टू रिटेल, इट इज चेंजिंग इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। अगर ये नहीं करोगे तो बिजनेस मॉडल तो फेल है। फिर ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप सोच के बताइए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2016 में टेलीकॉम कंपनी नहीं बनती तो क्या आज हम उसकी बात कर रहे होते? आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं कर रहा होता, आप कर रहे होते तो बात अलग है ना? तो कंटिन्यूअस खुद को इंप्रूव करके नए वैल्यूज को क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या समझा अभी? हमने समझा बिजनेस मॉडल बेसिक क्या होता है, क्यों मैटर करता है, वैल्यू कैसे क्रिएट करता है, उसमें अपन ने देखा वैल्यू कैसे क्रिएट करता है कि अंदर की कस्टमर कौन है, बी टू बी, बी टू सी, बी टू जी, एंड क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है, प्रीमियमाइजेशन दे रहे हो, कस्टमर की लाइफ में कैसे वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है? तो हमें ये इनसाइट समझ में है कि वैल्यू क्या क्रिएट होगी डिपेंड करता है कस्टमर कौन है। ठीक है? क्योंकि एक अच्छा बिजनेस जो है अपनी वैल्यूज को कस्टमर की वैल्यूज के साथ अलाइन करके रखेगा हमेशा। अब जरा ध्यान से समझना, हम लोग अगले सेशन के अंदर डिलीवरिंग वैल्यूज और कैप्चरिंग वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? और थोड़ा प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। आप मुझे सेशन लिख के बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा।
साइनिंग ऑफ।